हेलो स्टूडेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड पेपर से लेकर चिंतित हैं तो वो चिंता दूर करने का मैंने आपको वादा किया था। चलिए उस वादे को निभाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज से। जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सब्जेक्ट जो कॉमर्स का होता है वो होता है अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं। उसका आज हम फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें जितनी भी थ्योरी है जो आगे हमारे न्यूमेरिकल को करने में हेल्प करेगी, उसको मैं आज करवा दूंगा। आज मैं हिंदी मीडियम में ये चैप्टर करा रहा हूं। उसके बाद अगर कोई इंग्लिश में करना चाहता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इंग्लिश में भी उसको अपलोड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में बेसिक से लगा करके जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो न्यूमेरिकल अकाउंटिंग करने में हमको काम आएंगे, वो सारे पढ़ने वाले हैं। यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क भी करूंगा, तो उन चीजों को आप ध्यान से देखिए। एंड में मैं आपको ये पीडीएफ भी दूंगा, कहां मिलेगा पीडीएफ वो भी बताऊंगा। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी एक परिचय। देखो भाई, व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, 2-4 मिनट। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी और इस तरीके से पता चलेगी कि आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको लगेगा यार ये तो अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू स्किप करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। ओके, व्यक्तियों के लिए सभी लेन देन एवं घटनाओं को याद रखना संभव नहीं है। जी हाँ, अगर आप खास करके व्यापार करते हैं या कोई भी काम करते हैं, लेन देन करते हैं, तो दो से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो सारे लेन देन आप याद नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए वह इनका लेखा करता है, इसलिए वो क्या करता है, उन लेन देनों को लिखता है। भगवान ने एक बहुत ही शानदार हमें चीज़ दी है, भूलने की। अब आप बोलोगे सर भूलने की शानदार कहाँ होगी? बिल्कुल शानदार चीज़ है। अगर ये भूलने वाली चीज़ नहीं होती ना तो इंसान का जिंदा रहना ही नामुमकिन हो जाता। आप सोच के देखिए उस घर के बारे में जिसमें रिसेंट के अंदर ही कोई डेथ हुई हो, उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब जीवन कैसे चलेगा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो घाव भरने लगते हैं और इंसान भूलने लगता है। तो भूलने की बीमारी भी ज़रूरी है, लेकिन हम अगर ऐसी चीज़ें भूल जाए जिससे हमें फाइनेंशियली नुकसान हो जाए तो वो भूलना अच्छा नहीं, बुरा हो जाएगा। तो क्या करें फिर? उसको लिखो, लिखने की आदत डालो। तो बस वहीं से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सके। आज से 2-3 साल पहले अगर आपने 15-20 लोगों से आपका कोई लेन देन था, आज से 5 साल पिछले चले जाओ, 2 साल पीछे चले जाओ, और अगर आपने लिखा नहीं है तो पक्का भूल गए होंगे। आपको थोड़ा सा उस पर संचय हो गया, डाउट होगा, आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगी। तो लिखा हुआ होगा तो ये रहा भैया, कोर्ट भी सबूत लिखित में एक्सेप्ट करता है एविडेंस को, ठीक है। तो लिखना जरूरी है, उससे आवश्यकता पड़ने पर सारी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। आप भी जब नोट्स बनाएं तो लिखें, तभी तो उनको एग्जाम में के टाइम आवश्यकता पड़ने पर उसका रिवीजन किया जा सकता है, उनके आधार पर निर्णय ले सके। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए लेखा शास्त्र का विकास किया गया। बस यहीं से हमारा लेखा शास्त्र स्टार्ट हो गया कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे लेन देन होंगे, उन सबको याद नहीं रख सकते, उनको लिखो। ओके, लिखने से लेखा शास्त्र, लेखा करने से लेखा शास्त्र, अकाउंट्स मेंटेन करने से अकाउंटेंसी। ओके, ये टमेरिकन नहीं है, ये अमेरिकन है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने करी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन है अकाउंटेंसी की वो बहुत ज़्यादा आती है इस इंस्टीट्यूट की, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ओके, ने लेखांकन की परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है? लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। देखो, व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, किसी को भुगतान किया, किसी से कुछ प्राप्ति करी, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो बहुत ज़्यादा होता है, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो क्या सभी व्यवहारों को, सभी ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना है, मतलब लिखना है? क्या सभी का लेखा करना है? नहीं। व्यापार के अंदर होने वाले उन लेखों को
उन घटनाओं को, उन व्यवहारों को, उन ट्रांजैक्शंस को हमें लिखना होता है जो आंशिक रूप से यानी कि आधे या पूर्णतः यानी कि पूरे कैसी प्रकृति के हो, वित्तीय प्रकृति के हो, फाइनेंशियल नेचर के हो। अब आप बोलोगे सर वित्तीय प्रकृति की कौन सी चीज होती है और अवित्तीय प्रकृति की कौन सी चीज होती है? वित्तीय प्रकृति की घटनाएं, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, वित्तीय प्रकृति की घटनाएं, वित्तीय प्रकृति की ट्रांजैक्शंस, वित्तीय प्रकृति के व्यवहार वे होते हैं जिनको पैसों में मापा जा सकता हो, मुद्रा में मापा जा सकता हो, मनी में मेजरमेंट किया जा सकता हो। वे सारे ट्रांजैक्शन वित्तीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता वे वित्तीय प्रकृति के नहीं होते, उनका लेखा हमें नहीं करना है। तो केवल वित्तीय प्रकृति की घटनाएं और ट्रांजैक्शंस, व्यवहार और लेन देन जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता हो, मनी में मेजर किया जा सकता हो, केवल उनका ही लेखा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा व्यापार है और मेरा जो कर्मचारी है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे व्यापार के प्रति जो है विश्वास पात्र है और डेडिकेटेड है, और इसके बदले में मैंने जो है उसको ब्लेसिंग्स दी, क्या इसका लेखा करेंगे? नहीं, क्योंकि इस चीज़ को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। लेकिन मैं अगर उसको वेतन दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, मुद्रा में मापा जा सकता है, लेखा करेंगे। मैंने उसको कुछ अवार्ड दे दिया, उसको सम्मानित कर दिया, 10 लोगों के सामने उसकी तारीफ कर दी, क्या उसको मुद्रा में मापा जा सकता है? नहीं, तो वित्तीय प्रकृति नहीं है, उसका लेखा नहीं किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक, ओके जी। तो वित्तीय प्रकृति की घटनाएं, वित्तीय प्रकृति के व्यवहार जो आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं और उन्हें ही हमें लेखा करना है। और ये देखो, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, अगर वित्तीय प्रकृति के होंगे तो मैं उसे मुद्रा में माप लेंगे और उसके बाद हम प्रभावपूर्ण तरीके से, बेहतरीन ढंग से लिखना है। ऐसे ही नहीं लिखना है। कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी नोटबुक देखना, आप अपना होमवर्क करते हैं, बैंड बजा देते हैं नोटबुक की और होमवर्क की और बुक की और कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसे नहीं, प्रभावपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिखना होता है उन व्यवहारों को जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी कि जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उनको लिखने, वर्गीकृत करने, उनका सारांश व्यक्त करने और उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। तो सबसे पहले तो लेखांकन एक कला है। ओके, किस चीज की कला है? उन सभी घटनाओं को, उन सभी व्यवहारों को जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता हो, यानी कि जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उन्हें बेहतरीन तरीके से लिखने, उनका वर्गीकरण करने, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन करना है ना। एक तो स्कूल, ये तो हो गया, ठीक है। अब उस स्कूल के अंदर ये 8th क्लास है, ये 9th है, ये 10th है, ये वर्गीकरण हो गया। तो लेखों को लिखना, उसके बाद उनका वर्गीकरण करना और उनके बाद उसका सारांश बनाना, जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलेंगे आगे जा करके। एक मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रखा है पहले से, उसमें मैंने ये सब बताया भी है, वहां पर इंग्लिश में बताया है मैंने, है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। तो वो 3 चीजें भी इसमें शामिल है, लिखना, वर्गीकृत करना और उनको सारांश के रूप में व्यक्त करना और उनके परिणामों की जो ये सब कराना। क्योंकि अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, लेखांकन एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ परिणाम मिलेगा, तो उस परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करना, उन परिणामों की व्याख्या भी करना कि ये जो रिजल्ट आए हैं ये अच्छे हैं या नहीं है। जो ये हमने पूरी अकाउंटिंग करी है, इन अकाउंटिंग से उस व्यापार की जो वित्तीय स्थिति है या उसकी जो भी जानकारी हमें मिली है वो कैसी है और अकाउंटिंग कैसी है, लेखांकन कितना बेहतरीन किया गया है, उसकी व्याख्या करने की कला ही अकाउंटिंग कहलाती है, लेखांकन कहलाती है। ओके जी, अगला आता है पुस्तपालन एंड लेखांकन। बुक कीपिंग, पुस्तपालन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक ही चीज है। बस फर्क ये है कि बुक कीपिंग जो है, यानी कि जिसको हिंदी में पुस्तपालन बोलते हैं, वो आपकी प्राइमरी स्टेज है, प्राथमिक एक स्टेज है अकाउंटिंग की, लेखांकन की। और उसके बाद लेखांकन उससे और भी आगे है। मैं देखो यहां पर बताता हूं आपको जी। हाँ जी, देखिए, अगर मैं बताऊं, यहां पे देखो, ये जो अकाउंटिंग है उसमें क्या क्या शामिल होता है, यानी कि लेखांकन के अंदर। तो लेखांकन के अंदर बेटा पता है क्या किया जाता है? सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि जो व्यवहार होते हैं,
कौन से व्यवहार? ऐसे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? वित्तीय प्रकृति के। उन व्यवहारों को पहचाना जाता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना हो। ऐसे व्यवहारों को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। ऐसे व्यवहार जो कौन सी प्रकृति के? वित्तीय प्रकृति के, उनको पहचाना जाता है। ठीक है सर, पहचान लिया। पहचानने के बाद में क्या करना है? पहचानने के बाद में उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लिखते हैं, है ना, जिसको रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं ना, लेखा करना, उनका रिकॉर्ड करना। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण करने के बाद में देखो, वर्गीकरण करने के बाद में फिर आगे और एक्टिविटी होती है, और वो हम करते हैं, फिर उनका समरी तैयार करते हैं, है ना, सारांश, जिसको मैंने बताया अभी आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ था, उनका सारांश तैयार करना, है ना, समरी बनाना। उसकी समरी बनाने के बाद में फिर जो रिजल्ट आते हैं उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। उसकी क्या बनाई जाती है? रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाने के बाद में उस रिपोर्ट का संप्रेषण किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। किसको किया जाता है? जो उसके उपयोगकर्ता होते हैं। दो तरह के उपयोगकर्ता होते हैं, आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता। उन उपयोगकर्ताओं तक वो रिपोर्ट भेजी जाती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, देखो कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा अकाउंटिंग है। जो भी व्यवहार है, जो लेन देन है, जो जिसका लेखा करना है, पहले देखो वित्तीय प्रकृति का है कि नहीं, ऐसा पहचानो। पहचान लिया, उसको रिकॉर्ड कर दो, यानी कि उसको अभिलिखित कर दो। अभिलिखित बोलते हैं रिकॉर्डिंग को हिंदी में। अभिलिखित के बाद उसका क्लासिफिकेशन कर दो, फिर उसकी समरी बनाओ, फिर उसकी रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट को आगे संप्रेषित कर दो जो उसके यूजर्स हैं। ये पूरी अकाउंटिंग है, ये पूरा लेखांकन है, ये है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इतनी है, लेकिन बुक कीपिंग जो है ना, वो यहीं खत्म हो जाती है। यहां तक बुक कीपिंग है। 5 स्टेप तक ही बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुस्तपालन। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग तो 1 से लगाकर 9 तक है, ये सब अकाउंटिंग है। लेकिन पुस्तपालन केवल कहां तक है? क्लासिफिकेशन तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है ना, वो ये हुआ कि अगर ये सब अकाउंटिंग है, ये पूरा गोला मान लेते हैं अकाउंटिंग है, लेखांकन है, जिसको अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? लेखांकन। ये अगर लेखांकन है तो उसका जो प्राइमरी स्टेज है, प्राथमिक चरण, वो आपका है पुस्तपालन। ये बस। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? बिल्कुल है। बुक कीपिंग आगे अभी डेफिनेशन आ जाएगी तो मैं और बता दूंगा आपको, डिफरेंसेस आएंगे वो और बता दूंगा मैं आपको। ओके जी। और ये जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो व्यक्ति इस काम को करता है, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट, लेखाकार। और जहां ये काम करते हैं, जिस जगह ये काम करते हैं, बुक्स में करेंगे, हाँ, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखांकन की पुस्तकें। लेखांकन की पुस्तकें। बेटा देखो, डीप से डीप पॉइंट में बता दूंगा, फिर एग्जामिनर को हम चैलेंज करेंगे, आजा तू आ, अकाउंटेंसी में जो पूछना है पूछ के दिखा, देखते हैं कहां से पूछता है। इतना डिटेल के अंदर पढ़ाते थे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम यहां से। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे वापस नोट्स पर। वो नोट्स है, ये रहा। अब मैं पढ़ाऊंगा, आप देखना, वही लिखा हुआ है जो अभी समझाया है। पुस्तपालन लेखांकन का ही एक अंग है। जैसे हमारी बॉडी के अंग है ना बहुत सारे, तो ये पूरी बॉडी अगर अकाउंटिंग है, लेखांकन है, तो पुस्तपालन इसका कोई अंग है। जैसे कोई हाथ हो गई, ये पुस्तपालन मान लो। तो ऐसे अकाउंटिंग का, लेखांकन का एक अंग है। ओके, प्राथमिक चरण है। पुस्तपालन लेखांकन का वह भाग है जिससे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में
प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में। लेखे कहाँ किए जाते हैं? लेखा पुस्तकों में। कौन करता है? लेखाकार, अकाउंटेंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर प्रारंभिक चरण है ये, ठीक है। वहां क्या किया जाता है? प्रविष्टि मतलब एंट्री बनाना, वर्गीकरण वही क्लासिफिकेशन, इसको आप अभिलेखित कर सकते हैं, मतलब लिखना, वर्गीकरण करना, फिर ये आगे कुछ चीजें हैं, तलपट तैयार करना आदि कार्य किए जाते हैं। ये सब आगे न्यूमेरिकल में बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके। आधुनिक समय में लेखांकन का जो विकास हुआ है, पुस्तपालन उसकी प्रारंभिक सीढ़ी है। यस, पुस्तपालन क्या है? प्रारंभिक सीढ़ी है। उसके बाद लेखांकन तो बहुत सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो था वो पुस्तपालन था। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो नींव वो पुस्तपालन है। उसके बाद बिल्डिंग तो बहुत माले बना लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, बहुत सारे ऊपर चलते गए, आसमान को छू लिया, लेकिन नीचे जो बेस है वो क्या है? प्रारंभिक सीढ़ी क्या है? वो नींव है। तो ये नींव है। ओके। लेखांकन अपने प्रथम चरण में पुस्तपालन से ही प्रारंभ हुआ। लेखांकन का प्रारंभ ही पुस्तपालन से हुआ। 5 जो शुरू के स्टेप बताए थे, वहीं से लेखांकन आगे और बढ़ता गया। तो पुस्तपालन इज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। पुस्तपालन प्रारंभिक सीढ़ी है अकाउंटिंग की, प्रारंभिक चरण है अकाउंटिंग का, लेखांकन का। ओके। अब यहां देखिए आप, पुस्तपालन और लेखांकन में क्या डिफरेंस है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। पहला है क्षेत्र। पुस्तपालन का क्षेत्र क्या है? सीमित है, बिल्कुल 1 से 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, बस वहीं तक है। लेकिन लेखांकन का जो है पुस्तपालन की तुलना में विस्तृत होता है। लेखांकन बहुत विस्तृत होता है। उद्देश्य, पुस्तपालन का उद्देश्य प्रारंभिक मौलिक पुस्तकें तैयार करना है, शुरुआत की पुस्तकें तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है? शुरुआत की पुस्तकें तैयार करना होता है। उसके आगे उन पुस्तकों की हेल्प से लेखांकन और विस्तृत होता है। और लेखांकन का उद्देश्य व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन, विश्लेषण और निर्वचन करना होता है। यह 3 पॉइंट है। देखो यहां पर तो क्या होता है, 3 काम किए जाते हैं। 5 जो मैंने बोले, सबसे पहले जो व्यवहार होते हैं पुस्तपालन के अंदर, उनकी पहचान की जाती है कि वो वित्तीय प्रकृति के हैं या नहीं। उसके बाद उनको अभिलेखित किया जाता है, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, और फिर उसके बाद में उनका वर्गीकरण तक ही पुस्तपालन होता है, ऐसा मैंने बताया। ओके। तो ये जो वर्गीकरण बताया ना, इसको लेजर बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना, इसको तलपट बनाना, ये सब पुस्तपालन के अंदर होता है। और लेखांकन के अंदर आगे क्या किया जाता है, उनका सारांश निकाला जाता है, फिर रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर उनका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है कि रिपोर्ट दे, हम अकाउंटेंट जो रिपोर्ट बना रहा है उसका मतलब जो उसका उपयोग करता है वो भी वही लगाए जो अकाउंटेंट लगा रहा है। यानी कि जो अकाउंटेंट कहना चाहता है, जो रिपोर्ट में वो बोलना चाहता है, रिपोर्ट आगे वालों को वही समझाए, इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो वही है इंटरप्रिटेशन। ये देखा, निर्वचन। तो लेखांकन, विश्लेषण और निर्वचन करना, ये सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। कार्य का स्तर, इसका कार्य निचले स्तर पर होता है ना। इसका कार्य जो है निचले स्तर पर होता है, मतलब कोई भी अकाउंटिंग कर लेता है। टैली सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हो जाता है ना। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल अकाउंटेंट भी ये कर लेगा। लेकिन ये निचला भी स्तर भी करेगा, क्योंकि पुस्तपालन इसमें शामिल है। मध्य स्तर के लोगों की भी हेल्प चाहिएगी और उच्चतम स्तर के लोगों की भी हेल्प चाहिएगी, सीए भी चाहिएगा। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है बिल्कुल। पुस्तपालन केवल लेखा करने की कला है, लेखांकन इससे अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। पुस्तपालन का तो काम है लेखा कर दो, उसके बाद उस लेखा का उद्देश्यपूर्ण और उसको अर्थपूर्ण कौन बनाता है? अकाउंटेंट, लेखांकन बनाता है। लेखांकन पुस्तपालन पर निर्भर करता है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, इसके बिना वो सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाएगा आगे की। पुस्तपालन इसका प्रमुख आधारभूत नींव है, जैसा कि मैंने बताया। वित्तीय व्यवहारों का परिणाम, इसमें व्यापार के वित्तीय व्यवहारों का परिणाम मालूम नहीं हो पाता है। वित्तीय व्यवहार क्या होते हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह जो होती है ना किसी भी बिजनेस की, वो यहाँ से पता नहीं चलेगी, वो आपको यहाँ से पता चलेगी। एसेट, लाइबिलिटी, लाभ हानि वगैरह, वो यहाँ से पता चलेगा लेखांकन से। लेखांकन का सिद्धांत, पुस्तपालन में लेखांकन के सिद्धांतों को सभी व्यवसाय में समान रूप से अपनाते हैं, लेकिन लेखांकन के तथ्य जो हैं वो रिपोर्ट, विश्लेषण, निर्वचन के तरीकों से विभिन्न व्यवसायों में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बैंकिंग के अंदर है ना, बैंकिंग एक्ट लगता है ना, लेकिन उसका पुस्तपालन तो वही होगा, लेकिन उसके फाइनल अकाउंट बैंकिंग एक्ट के हिसाब से बनते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है उसमें पुस्तपालन तो वही होगा, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसके फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो जो रिपोर्ट है, विश्लेषण है, उसका इंटरप्रिटेशन है, वो हर
फील्ड के व्यापार में अकाउंटिंग के अंदर अलग हो सकता है, लेकिन सबका पुस्तपालन सेम रहता है, चाहे कोई व्यापार क्यों ना हो। ओके, ठीक। तो ये मैंने आज आपको बताया यहां पर क्या लेखांकन और पुस्तपालन में अंतर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि थोड़ा सा व्यूज़ आएँ, थोड़े से लाइक्स आएँ, थोड़े से कमेंट्स आएँ, तो मुझे मोटिवेशन मिले और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये PDF कहाँ मिलेगा, ये हम एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना लेंगे और वहाँ पर ही इस PDF को डालेंगे। तो वो टेलीग्राम चैनल बना के उसकी सूचना मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।